तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालें, हमें पता है कि हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो अगर हम कॉस एक्स से वापस साइन ऑब्टेन करना चाहते हैं ना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो cos x का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें आंसर में वापस क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो ये चीजें जो हैं ये हमें इस चैप्टर में करनी है। एक चीज और क्या है, देखो ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक कर्व है x² + 1 फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन मेरे पास है x² + 2, एक फंक्शन मेरे पास है x² + 3। जब आप डेरिवेटिव निकालोगे इन सब का तो आंसर क्या आएगा, सभी का 2x बनेगा, सबका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। x² का 2x, 1 का 0, x² का 2x, 2 का 0, x² का 3x, 3 का 0। तीनों तरह से हमारे पास डिफरेंशिएट करने पर 2x ही आता है। अब मैंने अभी कहा कि इंटीग्रेशन तो इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू dx तो क्या आना चाहिए, आंसर x² + 1 आना चाहिए कि x² + 2 आना चाहिए कि x² + 3 आना चाहिए, या कुछ और भी आ सकता है। ये चीज आती है माइंड में। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको दूर करने के लिए हम 1 2 3 यानी पर्टिकुलर नंबर्स ना पुट करके हम क्या करते हैं कि हम x² जो मैंने अभी लिखा था ना 2x dx का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वी राइट इट एज x² + c। ये जो c है, दिस c इज अ पैरामीटर एंड इट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी आप कभी इनडेफिनेट इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करोगे तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपको जरूर ऐड करना है। ये c इस चीज को शो करता है कि जो आंसर हमें मिल रहा है ना, वो आंसर जो है हमने ठीक है कि 2x को इंटीग्रेट करके निकाला, बट इट मे बी हैविंग सम कांस्टेंट आल्सो, और उस कांस्टेंट की हमें जानकारी नहीं होती क्या कांस्टेंट रहा होगा पहले, तो उस कांस्टेंट को एग्जिबिट करने के लिए हम c एंटर कर देते हैं। तो ये c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसको पैरामीटर या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, जितने भी फंक्शंस ऐसे हों जिनके डेरिवेटिव एक जैसे आते हैं तो उन फंक्शंस में हमेशा कांस्टेंट का अंतर मिलेगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप अपने पेज नंबर, अब यहाँ कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को समझो। हम डेरिवेटिव के लिए क्या सिंबल लगाते हैं, d/dx ऑफ fx, और उसको लिखते हो f'(x). इंटीग्रेशन के लिए क्या सिंबल लगाएंगे, ऐसे ये लंबा सा डंडा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर्व दे दिया fx, और साथ में dx लिखे होने का मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग f विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये होता है इसमें। अगली चीज होती है, एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड इंटीग्रेंड का मतलब वो क्वांटिटी जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे यहाँ fx है तो ये fx क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंड कहलाएगा। फिर इसके अंदर एक क्वांटिटी आ रही है x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इससे पता चलेगा। dx है तो आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है। अगर dy है, आपने लिखा fx dx, तो इसका मतलब आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कर रहे हो। तो इस x को क्या बोलेंगे हम, दिस x इज नोन एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वेरिएबल कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद कभी आपसे कहा जाए इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो का मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। अगर आप ये निकालते हो कि अब ये थोड़ा वेरिफिकेशन के काम आता है, अगर fx का इंटीग्रेट करने पर हमें आंसर में मिलता है कैपिटल fx + c, तो आप चेक कर सकते हो fx का डेरिवेटिव निकालोगे ना तो वापस fx आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। fx जो होता है वो अपने इंटीग्रल का ही एक तरह से डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल fx आया ना, इस कैपिटल fx को ही बोला जाता है प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर निकालना है। अब आती है बात कि इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। सबसे पहली एक्सरसाइज में तो
हमारे पास वही सारे इंटेग्रल्स हैं जो आप लोगों ने चैप्टर 7 में एलिमेंट्स में पढ़े थे। आप लोगों ने डेरिवेटिव वाला चैप्टर किया था ना, डिफरेंशिएशन वाला। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो आप सिर्फ देखकर ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखकर, ऑब्जर्व करके आंसर लिखना। तो सबसे पहली एक्सरसाइज तो हमारी यही वाली है और इसी की हेल्प से निकालेंगे। जैसे आप छोटी छोटी चीजें लेते हैं बेटा, आप sin x का डेरिवेटिव निकालते हो, मैंने शुरुआत इसी से की थी आज। यहीं से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। जब हमें पता है कि sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर में आता है cos x। तो अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, sin x, क्योंकि cos x किसका डेरिवेटिव था, sin का, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin। इसी तरह से आपने डेरिवेटिव निकाला cos x का, मैं माइनस cos x माइनस को साथ लेकर चलती हूँ। cos x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, sin x माइनस sin x। तो माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, प्लस sin x। तो अगर आप sin x का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपको आंसर में माइनस cos x मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज देखो, सारे फॉर्मूले वैसे ही है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर x। तो जब आप सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर में आएगा टेंजेंट x। कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव था कोसिकेंट स्क्वायर x विद नेगेटिव साइन। तो जब आप कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा एंड योर आंसर विल बी माइनस कोटेंजेंट x। प्लस c तो लिखना ही लिखना है, सबके साथ लिखना है प्लस c। तो ठीक है, अब देखो साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, कोट हो गया। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनाया था हमने, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो जब आप सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, आपको देखकर आइडिया लगेगा ये डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा सीकेंट एक्स प्लस सी। ये ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं। आपको डेरिवेटिव वाले सारे फॉर्मूले पता है, उन्हीं फॉर्मूलों को रिवर्स अप्लाई करना है आपने और आंसर कैलकुलेट करना है। तो इस हिसाब से कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। यहाँ कोसिकेंट एक्स के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कोसिकेंट के साथ माइनस का साइन, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में माइनस आता है, इस वजह से। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। अब अगर आप सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले ऑब्जर्व करो ना, जिनका आंसर सी में आ रहा है उनके आगे माइनस लगा हुआ है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, आंसर था कॉस एक्स, इसके आगे माइनस है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, आंसर आता है कोसिकेंट एक्स, इसके आगे माइनस है। और एक तीसरा और था कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका आंसर आता है माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले प्लस में है। तो जो सी से शुरू होने वाले आंसर्स है ना, उनके अंदर माइनस का साइन चल रहा है। बस ये आपको थोड़ी सी पहचान रहेगी। डेरिवेटिव करते हैं तो सी वालों का डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जिनका आंसर सी में आएगा ना, उनके आगे माइनस का साइन लगेगा। फिर आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत अच्छे से पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स में जो चीज प्लस में आती है, कोस इनवर्स एक्स में वही चीज माइनस में आती है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन निकालू ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये इंटीग्रेशन बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप इसे लिख सकते हो माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों आंसर्स एलिजिबल हैं। एनसीईआरटी की बुक में शायद एक जगह ना गलत दिया हुआ, उसे ठीक कर लेना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स, या फिर वो बनेगा माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। उसका कारण क्या है कि इनके डेरिवेटिव्स में माइनस का अंतर होता है। फिर इसके बाद अगला आता है टेन इनवर्स एक्स का टेंजेंट इनवर्स। अब मैं इसको डेरिवेटिव के साथ इसलिए लिंक कर रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए ये सारी चीजें। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, इसी क्वांटिटी के साथ माइनस लगा हुआ था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तो ये फंक्शन टेन इनवर्स और कोट इनवर्स के केस में आता है, तो आंसर बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। किसी भी तरह से लिख सकते हो, दोनों चीजें आएंगी क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव आपको इन दोनों के केस में मिलता है। जहां माइनस आता है वहां -7 लग जाएगा, ये अंतर आएगा इसमें। सेम ऐसे ही अगला है सीकेंट इनवर्स एक्स का। सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स था 1/x√x² - 1, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स कितना था, -1/x√x² - 1। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स थे। तो फिर जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे ना 1/x√x² - 1 का, तो ये इंटीग्रेशन सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा या फिर माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। जिनके डेरिवेटिव्स में भी माइनस का साइन आ रहा है ना, वो माइनस इंटीग्रेट करते हुए आंसर के साथ लग जाएगा, बस ये फर्क है। अब इसके बाद आता है e की पावर x या लॉग फंक्शंस किए थे हमने। log x का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ log x आता है 1/x, और यहाँ ये इंश्योर किया जाता है कि x शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का लोगरिथम कभी भी नहीं आता। तो जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे, किसका इंटीग्रेशन, 1/x dx, जिसको कि आप dx अपॉन x भी कह सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके। तो इसका आंसर आएगा log x, लेकिन मॉड लगाएंगे साथ में। मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी क्वांटिटी log के बाद लिखी गई है ना, वो क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी को इंश्योर करने के लिए मॉड लगा देते हैं। जब हम log, शुरू में लोगरिथम होता है ना हमारे पास, तो हम श्योर होते हैं, हम log x बोलते हैं तभी है जब x मोर देन 0 है। अब हम log बना रहे हैं, तो log बनाते हुए ये चीज इंश्योर करनी बहुत जरूरी है कि log के सामने आने वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मॉडुलस का साइन इसमें लगा दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देखो, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a पावर x इंटू log a था, log a से मल्टीप्लाई होता है ना ये। तो जब आप a की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। ये डिवीजन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इंटीग्रेट तो आप इतने को कर रहे हो, प्रॉपर a की पावर x आने के लिए log a साथ में होना चाहिए। तो क्योंकि log a साथ में होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालने के लिए log a से मल्टीप्लाई, log a से डिवाइड। ये क्वांटिटी ax में कन्वर्ट हो गई, नीचे log a रह गया, तो ये चीज बनती है। तो a पावर x अपॉन log a। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसीलिए ex dx का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो e की पावर x में ही आएगा। ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसको मैंने अब तक नहीं लिया। मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले ले लिए, सारे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल वाले ले लिए, एक नहीं लिया, वो है x वाला। तो x वाला फॉर्मूला ध्यान से समझो। आप मुझे बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x का x के साथ डेरिवेटिव आता है 1, इसलिए 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आंसर में क्या आना चाहिए, योर आंसर शुड बी x प्लस सी। 1 dx का इंटीग्रेशन हमेशा x के बराबर आएगा। इसी तरह से x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इंटीग्रेशन में पॉलिनोमियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन जब भी करोगे, जब भी आपके पास अलजेब्राइक फंक्शंस होंगे,
तो x की पावर 1 यूनिट बढ़ जाएगी और n+1 से डिवाइड करेंगे। अब एक बार जरा डेरिवेटिव के साथ इस चीज को कंपेयर करो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, n इंटू एक्स पावर n-1, यानी डिफरेंशिएट करते हुए जो ऊपर की पावर है वो आगे आकर मल्टीप्लाई होती है और पावर में 1 का रिडक्शन हो जाता है। और मैंने अभी बोला इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। तो जब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है तो जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, डेरिवेटिव में पावर 1 कम होती है तो इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाती है। डेरिवेटिव लेते हुए पावर आगे आकर मल्टीप्लाई होती है तो इंटीग्रेट करते हुए जो भी नई पावर बनेगी उस नई पावर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ऊपर n+1 है तो डिवाइडेड बाय भी n+1 है। उसका कारण क्या है, क्योंकि डायरेक्ट x की पावर n से ये चीज समझ नहीं आएगी। आप x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव निकालो। जो नीचे वाला n+1 है वो तो कांस्टेंट, x की n+1 का डेरिवेटिव बनेगा n+1 इंटू एक्स पावर n। ये कट के तो x पावर n आया ना, इसीलिए जब आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, x की पावर n इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने से आ रहा था, ये वाली क्वांटिटी से, तो इसके आंसर में आएगा n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये फर्क होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अब ये सारे फॉर्मूले अभी तक मैंने जितने भी लिए, ये वो सारे रिजल्ट्स हैं जो आपने चैप्टर 7 की डिफरेंशिएशन की शुरू की 3-4 एक्सरसाइजेस में किए थे। ठीक है, अब इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है छोटा सा, एंड दैट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। किस चीज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इंटीग्रल का। अब इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को का मतलब है कि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है ना बेटा, तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है निशा, क्लियर। चलो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डेरिवेटिव का भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया था। डेरिवेटिव्स के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने क्या बताया था आपको कि मान लो ये कोई कर्व है, तो इसके किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो dy/dx यानी f' को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव्स की होती है, ऐसे ही इंटीग्रेशन की भी होती है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि आप x² का इंटीग्रेशन करते हो, तो x² का इंटीग्रेशन करने से हमारे पास x² नहीं, क्या लिया था, 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आता है x² + c। ठीक है, अब ये x² + c जो है ये आपका फंक्शन है जो कि आपको आंसर में मिला। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली ये है क्या। अब एक एक करके मैं फिगर्स बना रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ये ले लिया, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तभी तो अपना ग्राफ बनेगा। तो आपके पास आ गया y = x² + c। अब सबसे पहले जब c 0 है तो बना y = x²। y = x² का ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे आएगा, जो 0 में से निकलेगा। ठीक है, ये है मान लो 1। फिर सपोज करो कि मैंने ना c को 1 ले लिया। जब c को 1 लिया तो आपके पास जो फंक्शन है वो बन गया y = x² + 1। इसको प्लॉट करके देखना, ये ऐसे बनेगा। अब इस कर्व में और इस कर्व में क्या डिफरेंस है, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल कर्व हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। सिर्फ ये 0 से शुरू हो रहा था, ये 1 पर, मतलब ये नीचे वाले कर्व का टर्निंग पॉइंट किस पर आ रहा है, 0 पर, और ऊपर वाले कर्व का टर्निंग पॉइंट आ रहा है 1 पर। अगला ले लोगे तो और आगे चले जाओगे, और आगे ले लोगे तो और आगे चले जाओगे। आप अपनी बुक में देखो जरा, पेज नंबर 292 पर बहुत सारे बना रखे हैं। तो ये सारे के सारे कर्व्स क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रोटेट करके बना रही हूँ ताकि आप लोगों को और बेटर दिखाई दे। एक कर्व ये आएगा तो दूसरा ये वाला आएगा, तीसरा ये वाला आएगा, चौथा ये वाला आएगा, ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है,
ये कर्व कब बनेंगे? जब हम c को अलग अलग वैल्यूज देंगे। ये पहला जो कर्व है ये c इक्वल टू 0 का है, ये वाला 1 वाला। 2 वाला है जब c को 1 लिया तो ये 1 में से निकलेगा, अगला 2 में से निकलेगा, अगला 3 में से निकलेगा, तो ये बनता जा रहा है। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट का मतलब होता है x इक्वल टू समथिंग वाली लाइन, तो x इक्वल टू समथिंग वाली लाइन इन सभी कर्व्स को काटेगी। सब कर्व्स को एक एक पॉइंट पर ये कट करती जा रही है। इन पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे ना तो सभी टेंजेंट्स का एक जैसा स्लोप आने वाला है, सारी टेंजेंट्स पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगी। और इनफैक्ट ये सारे कर्व्स को भी देखें तो ऑल दीज कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इन सभी कर्व्स को इकट्ठा एक नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इन सबको बेटा? दे आर नोन एज फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इंटीग्रेशन जो होता है ना किसी भी एक फंक्शन का, हम निकालेंगे x के साथ, तो वो हमें ऐसे कर्व्स की फैमिली प्रोवाइड करता है जिनके ग्राफ पैरेलल चलेंगे। जैसे किसी में सर्कल बन रहा होगा, किसी में पैराबोला, ये पैराबोला का एग्जांपल था, पैराबोला का कर्व जल्दी बन जाता है इसलिए इसको ले लिया। तो ये इसका हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। फैमिली ऑफ कर्व आता है और उन सभी कर्व्स में, उन सबके ग्राफ में कांस्टेंट का वेरिएशन मिलता है सिर्फ। बाकी जो शेप होती है, शेप एक जैसी होती है। आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े हैं ना, तो यहाँ भी आप वर्ड सिमिलर का यूज कर सकते हो। सिमिलर कर्व होते हैं, पैरेलल कर्व्स होते हैं, सिर्फ उनकी जो लोकेशन है वो बदलती जाती है और उनमें जो डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट का अंतर होता है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस उनके अंदर दिखाई नहीं देता। तो ये सबसे नीचे वाली एक लाइन आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए या अपने बुक में नोट करके रखिए। The geometrical representation or interpretation of indefinite integral is that it provides us with a family of curves which are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। अब इसके बाद नया टॉपिक अपना आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। फिर अगली प्रॉपर्टी ये है कि आपको कभी f प्लस जी का इंटीग्रेशन करने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, f का इंटीग्रेशन प्लस g का इंटीग्रेशन। ऐसा करने से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड पर ये प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। प्लस माइनस के फंक्शंस हैं तो आप इंटीग्रेशन करते हुए उनको सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद अगली चीज है कि सपोज करो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके आगे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है k, तो उस कांस्टेंट k को बाहर निकाल दो और fx का इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लो विद रिस्पेक्ट टू dx। तो k यानी कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार ना मैं एक्सरसाइज पर आ रही हूँ। बाकी आपका एक होमवर्क है एनसीईआरटी की बुक में, कोई पेज नंबर 297 और 298 पर कुछ चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। वो चीजें ये हैं, वो उसमें, या मैं थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको पढ़ना बेटा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कंपैरिजन शो किया हुआ है इसके अंदर, तो उसको आप जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि उसको नहीं पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, दोनों के दोनों चीजें फंक्शंस पर अप्लाई होती हैं। पहली बात, दोनों में लिनियरिटी का कंसेप्ट लगता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें डेरिवेटिव लेना है f प्लस जी का, तो हम क्या बोलते हैं कि आप f का डेरिवेटिव ले लो प्लस g का डेरिवेटिव ले लो। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस इंटीग्रेशन में भी चलता है। दूसरी बात है कि हमें ये मालूम है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव नहीं निकलता। आप लोगों ने चैप्टर 6 किया था, कुछ फंक्शंस ऐसे आ रहे थे ना विच आर नॉन डिफरेंशिएबल, जिनका डेरिवेटिव नहीं आता। ऐसे ही कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं आता। कुछ चीजों का इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं e की पावर x स्क्वायर dx, इंटीग्रेट करो। आप सिर्फ देखकर इसका आंसर नहीं बता सकते। इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। डायरेक्टली जैसे अभी बोला था e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x, पर e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर नहीं बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? e पावर x स्क्वायर इंटू 2x, ये होता है। तो जब तक आगे x नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
तो जिस तरह से कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स नहीं निकलते, ऐसे ही कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके इंटीग्रेशन भी नहीं निकलते। उनमें से भी कुछ के इंटीग्रेशन दूसरी टेक्निक्स, दूसरे मेथड्स के थ्रू निकल जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल ही नहीं निकलते, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको तो वही फंक्शन क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन निकलता होगा, नहीं निकलने वाले आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो 2x आया, तो डेरिवेटिव एक यूनिक आंसर होता है, लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक फैमिली ऑफ कर्व मिलती है, हमें डायरेक्टली एक सिंगल कर्व नहीं मिलता। तो इट गिव्स अस अ फैमिली ऑफ कर्व जिनमें कांस्टेंट का अंतर चलता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, वो मैंने बता भी दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हुए पावर आगे आके मल्टीप्लाई होती है, एक का रिडक्शन होता है। इंटीग्रेट करते हुए पावर एक स्टेप बढ़ती है, ऊपर जाती है, बढ़ती है, और डिवीजन होता है। ये अंतर होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस में। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निकाला जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 3। लास्ट ईयर आपके क्वेश्चंस होते भी थे। लेकिन इंटीग्रेशन एक पॉइंट पर नहीं निकलता, इंटीग्रेशन एक इंटरवल में निकलता है। ठीक है, तो ये इंटरवल होता है, इसके अंदर बिना इंटरवल के इसको आप नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करेगा। और इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वैसे अगले चैप्टर में आएगा। मान लो कोई भी कर्व है, आपने ए से बी तक उसका इंटीग्रेशन किया, तो ए से बी तक इंटीग्रेशन उसके और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये वैसे ना जो अगला चैप्टर हम करेंगे उसके अंदर आएगा, ये टॉपिक अगले चैप्टर का है। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद है अगला डिफरेंस की डिफरेंशिएशन में भी लिमिट्स होती हैं, इंटीग्रेशन में भी लिमिट्स होती हैं, और एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ये आपको बता ही दिया। अब जो प्रॉपर आंसर्स हैं वो तो हम करेंगे अब आगे, कल से शुरू करेंगे। लेकिन पहली एक्सरसाइज में कुछ चीजें तो बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया, 4 इंटू ई पावर 3x प्लस 1 dx। आप इसका इंटीग्रेशन करो। हम क्या करेंगे, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब आंसर निकालना है, 4 टाइम्स e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x आएगा, और डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा हमें। अब ये डिवाइड बाय 3 क्यों करना पड़ेगा, बस ये और x में 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब आपको लग रहा होगा ये वाली चीज तो मैंने बताई नहीं, छूट गई है बीच में भी बताते बताते। क्या होता है बेटा, जब भी हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं ना, आप e की ax का डेरिवेटिव निकालोगे, तो e की ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर ax इंटू a। यानी x का जो कोफिशिएंट होता है, डेरिवेटिव लेते हुए आप x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे ना किसी भी फंक्शन का, तो इंटीग्रेट करते हुए हमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव लेते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स हो गया डिवीजन। भी आप किसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करोगे तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा, x की पावर नहीं बोल रही हूं मैं x की कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको लिख कर दिया फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटेग्रल बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड से। जैसे साइन 2x बोल दिया। अब साइन किसका डेरिवेटिव होता है, साइन डेरिवेटिव होता है कोस का। तो साइन 2x का कोस 2x, कोस है तो आगे माइनस लगाएंगे, x का कोफिशिएंट 2, 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c। ये आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x dx। cos 3x, cos is the derivative of sin function, तो ये आएगा sin 3x। माइनस का पंगा इसमें होता नहीं है क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos, और x का कोफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx, क्या बनाना पड़ेगा इसमें, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x ही आएगा, बस x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c। बन गया ये आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये निकालना है। अब ax प्लस बी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो ax प्लस बी का होल क्यूब, पावर को एक बढ़ा दो और पावर से डिवाइड कर दो। अब x का कोफिशिएंट है a से डिवाइड कर दो प्लस c, क्योंकि x प्लस बी लीनियर फंक्शन है, लीनियर जितने भी होते हैं ना उनको x की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्योंकि ये लीनियर क्वांटिटी है इसलिए इसमें हमने क्या किया, x पावर n की तरह पावर को एक स्टेप बढ़ा दिया, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया और साथ के साथ x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास आंसर आ गया। तो आज तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस डिस्कस किए मैंने,